एवरीवन, स्वागत करते हैं हम आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ कृषि वनस्पति विज्ञान यानी कक्षा 11 कृषि वर्ग के छात्रों के लिए है। अगर आप कृषि वर्ग के छात्र नहीं हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं ताकि आपका समय खराब ना हो। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कृषि वनस्पति विज्ञान के उन सभी पाठ्यक्रमों के बारे में और उनसे संबंधित यूनिट या इकाई के बारे में, और हम इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि कौन से यूनिट से कितने अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्लास। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कक्षा 11 कृषि वनस्पति विज्ञान का जो पेपर है, कृषि वनस्पति विज्ञान का जो पेपर होता है वह 50 अंक का होता है। कृषि वनस्पति का जो पेपर होता है वह 50 अंक का होता है। इन 50 अंकों की बात करें हम सिर्फ थियरी की बात कर रहे हैं। थियरी का जो प्रश्न आता है वह 50 अंक का आता है, और हमारा जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वह 50 मार्क्स यानी कि 50 अंक का होता है। 50 अंक का होता है। हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लगभग 30 से 35 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकें वीडियो की एक सीरीज लाएंगे। अगर आप सीरीज को फॉलो किए और नोट्स बना के उसका रिवीजन कर ले रहे हैं आप, तो 30 से 35 अंक आप आसानी से यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ला सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं। बात करेंगे हम टॉपिक की, और हमें कौन से टॉपिक से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यूनिट 1 आपकी वनस्पति विज्ञान में, कृषि वनस्पति विज्ञान में कुल 5 इकाई है। कुल 5 इकाई है, और हम इन पांचों इकाई के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी इकाई से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अभी हम चर्चा स्टार्ट कर चुके हैं इकाई 1 की, यूनिट 1 की। अगर हम यूनिट 1 की बात करें यहाँ पे, तो इसमें हमको जो पढ़ना है यहाँ पे वनस्पति पादप अंगों की बाह्य आकार की, वनस्पति पादप अंगों की बाह्य आकार की, यानी कि आपको जो भी वनस्पति पौधे हैं उनके अंगों की बाह्य आकारिकी को पढ़ना है। और उनकी जब बाह्य आकार की, जब कोई पौधा होता है तो किसी पौधे की, जैसे मान के चलिए कि कोई ये पौधा है और इस पौधे के बाह्य आकारिकी के बारे में अगर चर्चा करें हम, तो इसमें लगभग आपको जो आप बाहर वायु विभाग देख सकते हैं उसमें आपका मूल होगा, स्तंभ होगा और पर्ण होगा। पर्ण जिसको हम लीफ कहते हैं, स्तंभ जिसको हम तना कहते हैं या स्टेम कहते हैं, मूल को हम जड़ कहते हैं यानी कि रूट कहते हैं। तो पौधे के जो भी बाह्य अंग हैं, जो बाह्य आकार की जो हमें दिख रही है, मूल, स्तंभ और पर्ण, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी इनके कार्यों को हम पढ़ने वाले हैं इसमें, और इनका रूपांतरण कैसे होता है, मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें तो अगला जो हम पढ़ेंगे परागण। परागण क्या होता है? परागण को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर परागण की क्रिया ना हो तो जो भी पौधे होते हैं उनमें फल नहीं लगेंगे। हालांकि यह सभी में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे परागण पढ़ेंगे और परागण का प्रारूपिक अध्ययन पढ़ेंगे और उसके विधि को पढ़ेंगे तथा क्रिया विधि को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं अभी से स्पष्ट कर दूँ कि हम परागण में परागण क्या होता है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद परागण की कितनी विधियाँ हैं आप जानते चलिए कि परागण की मुख्यतः 2 विधियाँ होती हैं, पर परागण, स्वपरागण। पर परागण जब होता है, पर मतलब दूसरे पराश्रित परागण, यानी कि पर परागण के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उन माध्यमों को जानेंगे। उसके बाद परागण की क्रिया कैसे संपन्न होती है उस क्रिया विधि को जानेंगे।
आप परागण की विधि, परागण के प्रकार यानी परागण की क्रिया विधि को तभी जान पाएंगे जब आप पुष्प को जानते हो और पुष्प की संरचना का अध्ययन किया हो। उसके बाद पुष्प के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पुष्पक्रम के विभिन्न रूपों को जानेंगे। जैसे पुष्पक्रम जो होता है, पुष्प, मान लीजिए कोई प्लांट होता है, प्लांट में जो फ्लावर लगते हैं, फूल जो लगते हैं, फूलों के लगने का क्या क्रम होता है, उन क्रम को क्या कहते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे निषेचन की। उसके बाद हम बात करने वाले हैं निषेचन की। निषेचन क्या होता है, निषेचन का क्या महत्व है, इसके अध्ययन को पढ़ेंगे हम। निषेचन क्या होता है, निषेचन के अध्ययन को पढ़ेंगे और निषेचन के महत्व के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें फल के प्रारूप क्या होते हैं। फल के प्रारूप के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके कार्य और उनके प्रकीर्णन का अध्ययन करेंगे। फल के प्रारूप, उनके कार्य तथा प्रकीर्णन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जिसको हम मोनोकाट कहते हैं और द्विबीजपत्री जिसको हम डाइकाट कहते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकाट और डाइकाट के प्रारंभिक अंकुरण की बात करेंगे कि जर्मिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम बीज की बात करेंगे, बीज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और साथ ही साथ अंकुरण की बात करेंगे। बीज स्ट्रक्चर का मतलब बीज संरचना होता है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि बीज की संरचना क्या होती है, किसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, किसको कोटिलेडन कहते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ हम आगे यह भी पढ़ेंगे कि जो अंकुरण होता है, अंकुरण कितने प्रकार का होता है। बेसिकली कहें तो अंकुरण 2 प्रकार का होता है, हाइपोजियल और इपीजियल। अब हम बात करेंगे कि हाइपोजियल क्या होता है और इपीजियल क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बीज का कार्य क्या है और बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अब इसका तात्पर्य क्या होता है कि जैसे कोई बीज है और बीज को हम सोविंग कर दिए, बीज की बुआई कर दिए, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुआ, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स, कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जो बीज अंकुरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो हम यूनिट 1 में इन उपयुक्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जान लें कि यूनिट 1 से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वह 15 अंक के प्रश्न, 15 अंक का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम इन उपयुक्त टॉपिक पे, उपयुक्त बिंदुओं पे या उपयुक्त सिलेबस पे अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो 8 से 10 अंक आसानी से ला सकते हैं। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 से 15 अंक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इकाई 2 की। इसके बाद हम बात करें तो इकाई 2 की। इकाई 2 की अगर हम बात करें तो इकाई 2 से कुल 10 अंक का प्रश्न, 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप 10 अंक में अगर आप अच्छे से सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करें तो कम से कम 5 to 8 नंबर तक ला सकते हैं। अगर आप अच्छे से प्रयास करें तो 5 to 8 अंक तक ला सकते हैं। अब इनमें इस यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम बात करेंगे अंतः आकारिकी की। इसके पहले हम चर्चा करते यूनिट 1 में चर्चा कर रहे थे कि हमको क्या पढ़ना है, पौधे के बाह्य आकारिकी के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा करेंगे पौधे के अंतः आकारिकी के बारे में। यानी कि जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे वनस्पति कोशा या कोशिका की संरचना। यहाँ पे अंतः आकारिकी में यानी प्लांट के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद पॉइंट 2 में हम कोशिका के अंतर वस्तुओं की बात करेंगे, यानी कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोशिकीय विभाजन की। इसके बाद हम बात करेंगे कोशिकीय विभाजन की। कोशिकीय विभाजन की बात करें, सेल डिवीजन की बात करें, जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन 2 तरीके से होता है मुख्यतः। एक तो जिसको हमें पढ़ना है सूत्रीय विभाजन, सूत्रीय विभाजन जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। दूसरी बात करें हम तो यहीं पे हमको माइटोसिस के साथ साथ हमें मियोसिस भी पढ़ना है। माइटोसिस के साथ साथ हमें मियोसिस भी पढ़ना है। मियोसिस
हमें मियोसिस भी पढ़ना है, जिसको हम अर्धसूत्रीय विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन, हम अर्धसूत्रीय विभाजन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ऊतकों पर, ऊतक क्या होते हैं और निम्न ऊतकों के कार्य क्या हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक बीजपत्री, जिसको हम मोनोकाट कहते हैं, और द्विबीजपत्री, जिसको हम डाइकाट कहते हैं। इनके मूल बोले तो स्तंभ की बात करेंगे। मूल को हम रूट कहते हैं या जड़ कहते हैं। उसके बाद स्तंभ की बात करेंगे तो स्तंभ को हम स्टेम कहते हैं या तना कहते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे पर्ण यानी पत्ती को। अब हम एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री के जड़, तना और पत्ती की आंतरिकी को पढ़ेंगे कि इनके यानी जड़ के अंदर की आंतरिकी या आकार की कैसी होती है, तना के अंदर की आकार की कैसी होती है और पत्तियों के अंदर की आकार की कैसी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि द्विबीजपत्री तने में और जड़ में द्वितीयक वृद्धि को पढ़ेंगे। इसके बाद हम मूल और स्तंभ, द्विबीजपत्री स्तंभ तथा जड़ में द्वितीयक वृद्धि को पढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 3। अब यूनिट 3 की हम बात करें तो यूनिट 3 से कुल 10 अंक का प्रश्न, कुल 10 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे 50 अंकों की बात कर रहे हैं, 50 अंकों में ही डिस्ट्रीब्यूशन है। कुल 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट टोटल हमको पढ़ना होता है। इसमें देखिए पहले क्या होता था, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब कोविड के बाद, जब कोविड टाइम चल रहा था, तो कोविड टाइम में जो सिलेबस था 30% कम कर दिया गया है, कम कर दिया गया था। बट अब नाउ इंक्लूड 30%, जो 30% कम कर दिया गया था, अब उस 30% को भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 से कुल 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें पढ़ना है पादप शरीर क्रिया, पादप शरीर क्रिया का प्रारंभिक अध्ययन पढ़ना है। इसको हमें बहुत डीप से नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक रफली ओवरव्यू देखना है, एक प्रारंभिक अध्ययन हमें करना है इसमें। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हमें जल का पौधों द्वारा अंतर्ग्रहण पढ़ना है और मूल की संरचना पढ़नी है कि जल पौधों को कैसे ग्रहण करता है, उसको पढ़ना है। उसके बाद जड़ की संरचना को भी पढ़ना है, क्योंकि जड़ ही पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो हम जड़ की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है तथा मूलीय दाब क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि मूलीय दाब क्या होता है। हम पढ़ेंगे कि मूलीय दाब क्या होता है। मूलीय दाब के बाद हम पढ़ेंगे कि वाष्पोत्सर्जन का कार्य क्या होता है और वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रंध्रों की संरचना के बारे में। रंध्र, जैसा कि आप जानते हैं कि रंध्र जो होते हैं पत्तियों पर मौजूद होते हैं, तो हम रंध्रों की संरचना के बारे में जानेंगे और इन रंध्रों का कार्य क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कार्बन स्वांगीकरण के बारे में कि कार्बन स्वांगीकरण क्या होता है और दक्ष कार्य क्रिया में सहायक कारक कौन से होते हैं, इनको पढ़ेंगे। साथ ही एक टॉपिक हम यह भी पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। साथ में हम यह पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों का संग्रहण कैसे होता है और उनका स्थानांतरण कैसे होता है। यानी कि हम पढ़ेंगे कि पौधों में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो बनते हैं उनकी पत्तियों के द्वारा, वो संग्रहण कैसे होते हैं, कैसे स्टोरेज होते हैं और उनका स्थानांतरण कैसे होता है। जैसे एक आप समझिए कि जैसे पौधों के वायवीय भाग में यानी पत्तियां ही भोजन बनाने का काम करती हैं। भोजन बनाने के बाद भोजन को संग्रहण कहाँ होता है, संग्रहण करने के बाद भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, कैसे भोजन पौधों की जड़ों तक आता है, फिर कैसे पौधे किस माध्यम से पौधे के सारे पार्ट्स तक भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन क्या होता है, श्वसन के प्रारूप पढ़ेंगे और श्वसन का कार्य पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 4 की हम बात करें तो यूनिट 4 में कुल 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, कुल 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें हम बात करें तो इसमें बेसिकली हम टैक्सोनॉमी इसको कहते हैं, इसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी, जिसको हम वर्गीकी कहते हैं, वर्गीकी। फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस जी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें हमें पढ़ना क्या है।
तो देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है वर्गीकरण, वनस्पति विज्ञान और वनस्पति जगत का प्रारंभिक परिचय पढ़ना है। जहाँ तक संभव हो सके क्षेत्रीय उद्यान के सामान्य पौधों के वानस्पतिक लक्षणों का अध्ययन करना है। इसमें हमें ग्रेमिनी कुल के पौधे को पढ़ना है, क्रूसिफेरी कुल के पौधे को पढ़ना है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे को पढ़ना है, सोलेनेसी कुल के पौधे को पढ़ना है, अगला कुकुरबिटेसी कुल के पौधे को पढ़ना है, उसके बाद हमें मालवेसी कुल के पौधे को पढ़ना है। यानी हमें 2, 4, 2, 6 कुल को पढ़ना है। इसमें से अगर आप पढ़ लिए तो 8 नंबर आपका क्लियर है। ज़्यादातर अगर हम बात करें संभव प्रश्न को परीक्षा में आने की, तो ग्रेमिनी और लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी, ये 3 जो कुल हैं इनको आने की ज़्यादा संभावना रहती है परीक्षा में, तो इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे यूनिट 5 इकाई 5 की अगर हम बात करें तो इकाई 5 से कुल 7 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इकाई 5 से कुल 7 अंक का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। इसमें हम पढ़ेंगे वायरस क्या होते हैं, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, फंजाई क्या होता है और सूक्ष्म जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुल हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं, इन 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी इकाई 5 अगर आप पढ़ लिए तो इसे 7 अंक आपका निश्चित है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जान पाए हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है और परीक्षा की दृष्टि से हमें कैसे पढ़ना है, परीक्षा में आपको कैसे लिखना है, लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, इस पर एक हम वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।